हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए, जब आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो पी ब्लॉक के समूह में 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है, ये इतने जो वर्ग हैं, जो समूह हैं, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। 13 का उपवर्ग होता है थर्ड ए, है ना। 14 को बोलते हैं फोर्थ ए उपवर्ग, और 15 का होता है फिफ्थ ए उपवर्ग, 16 का 6 ए, 17 का 7th ए, और 18 को बोलते हैं शून्य वर्ग। ठीक है, तो 13 से लेकर 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इन सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी उपकोष में प्रवेश करता है। तो ये तो आप लोग को पता ही है कि अभी हमने एस में देखा था ना कि अंतिम कोष का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो था वो एस उपकोष में प्रवेश करता था, है ना। तो उसको हम बोल देते थे कि एस उपकोष में। इसी तरीके से पी में जब जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलेंगे पी उपकोष का इलेक्ट्रॉन है। डी में जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तो उसे हम कहेंगे डी उपकोष है। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे तो NS2 NP 1 to 6 होता है। NP में मतलब कि जो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन है, N मतलब कोष की संख्या, ठीक है, बार बार बता रही हूँ, याद रहना चाहिए, N यानी कि कोष की संख्या। तो जैसे जिस भी कोष में जा रहा है तो P ब्लॉक में एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके, तथा इन तत्वों को सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है। पी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में आप लोग को समूह 13, ठीक है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को ही पढ़ना है 11th क्लास में। ठीक, जैसे कि इसमें आप लोग को 13, 14, 15, 16, 17, 18 आपने अभी देखा है ना कि 13 से लेकर 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी समूह के एलिमेंट्स हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। लेकिन जब 11th क्लास में आप लोग को पढ़ना है केवल ग्रुप 13 और ग्रुप 14। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ग्रुप 13। ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरान परिवार, ठीक, बोरान फैमिली। तो देखिए, आवर्त सारणी के ग्रुप 13 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। देखिए, बोरान का परमाणु क्रमांक है 5, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बोरान में? 5 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p1। देखिए, अब आप लोग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्या देखा था इसका, सभी पी ब्लॉक का NS2 NP 1 से 6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखिए, यही स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है ना, NS2 यानी दूसरे को, ये N क्या था? कोषों की संख्या। तो दूसरे कोष में S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष के P ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। ठीक है, ये तो पी ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखिए एल्यूमिनियम का जो है परमाणु क्रमांक 13 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 13 होगी। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक है, यही स्ट्रक्चर मिल गया। तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। गैलियम 31 है, तो हम कहेंगे 1s2, 2s2, 2p6। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब मैं कर रही हूँ तो आप खुद भी करते रहा करिए, है ना। आप जो है खुद से इसे करने का प्रयास करते रहा करिए, और उसके बाद जब मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट कर लूँ तो आप जो है इसको मैच कर लें कि कहाँ गलती हो रही है, क्या सही है और क्या गलत है। तो इससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा कैसे जाता है। ठीक है, आपको लर्न होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर आ रहा है 3p6। 3p6 के बाद अब बारी आती है 3d10 की, फिर 4s2 एंड देन 4p1। ठीक है, अब देखिए इंडियम 49, 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, इसके बाद 4d10, फिर है 5s2 5p1। थैलियम देखिए 81 है इसमें, तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, फिर उसके बाद 4d के बाद आ रहा है 4f में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 4f14 4f14, उसके बाद 5s2 5p6 5d10 और 6s2 6p1। इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए बोरान जो है सबसे छोटा तत्व है, पहला तत्व है ना, 2 कोष तक कंप्लीट हो रहा है। एल्युमिनियम 3 कोष तक कंप्लीट हो रहा है। गैलियम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष तक पहुंच रहा है। इस तरह से इंडियम में देखिए यहाँ 4d तक पहुंच रहा है। थैलियम में इलेक्ट्रॉन 4f तक भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम देख रहे हैं कि सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसी तरह का है, ns2 np1 से लेकर 6 तक। ठीक है, देखिए अब यहाँ ध्यान ये जाएगा कि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, कहाँ 6 है, तो पूरे p ब्लॉक की बात की गई है। जब हम बोरान फैमिली की बात करेंगे तो बोरान फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, ns2 np1 होगा। लेकिन जब पूरे p ब्लॉक की बात करेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ns2 np1 से 6। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। तो पहला है परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। तो परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या देखते हैं तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो समूह 13 के सभी तत्व जो होते हैं उनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्या जो हैं बढ़ती जाती हैं। तो परमाणु और आयनिक त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में काफ़ी बार बताया जा चुका है कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अचानक से बढ़ने लगती है तो क्या होगा, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है ना। घनत्व तो क्या है, समूह 2 यानी कि 2 के तत्वों की से तुलना की जा रही है। तो समूह 2 के तत्वों की तुलना में समूह 13 के तत्वों के घनत्व जो है अधिक होते हैं और ऊपर से नीचे बढ़ने पर तत्वों के घनत्व बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है। तो हम कहेंगे क्योंकि समूह 2 के तत्वों की तुलना में समूह 13 के तत्वों के आणविक और आयनिक त्रिज्याएं कम होती हैं। 2 की तुलना में इनकी आणविक और आयनिक त्रिज्याएं कम होती हैं। इस कारण से जालक में इन तत्वों के परमाणु अपेक्षाकृत समीप स्थित होते हैं और समूह 13 के तत्वों के घनत्व समूह 2 के तत्वों की तुलना में अधिक हो जाते हैं। पास पास स्थित रहेंगे जब इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, उनका डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि इसलिए इनके जो है तत्व 2 की तुलना में समूह 2 की तुलना में अधिक होते हैं, इनका जो घनत्व होता है। नेक्स्ट है आयनन विभव। तो समूह 13 के तत्वों के प्रथम आयनन विभव का मान समूह 2 के तत्वों की तुलना में कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए ns2 np1 टाइप का होता है ना। अभी हमने देखा ना लास्ट में क्या आ रहा था, ns2 np1 यह आ रहा था। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ns2 np1। तो देखिए p उपकोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी p उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p में अधिकतम हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, 3 भाग में बटा होता है ना, अधिकतम हम कितने रख सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और जब आधे रहेंगे तो कितना होंगे, 3, लेकिन है कितना, 1 है। तो 1 है तो 1 को निकालना कितना आसान होगा। आयनन विभव क्या होता है, उदासीन विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ही क्या कहलाता है, आयनन विभव।
मतलब किसी उदासीन विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसका आयनन विभव कहलाता है। तो अब देखिए, जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है। जब यही 6 इलेक्ट्रॉन होते तो निकाल पाते नहीं, निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन होते, मतलब कि हाफ फील्ड होते अगर ये कोश, तो क्या होता है, तब भी ये अधिक स्थायी बंध से बन जाते हैं, नाभिक की ओर खींचते हैं। तो इनको तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए जो है इनको निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब हम बात करते हैं समूह 2 के तत्व की, तो समूह 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 प्रकार का। ठीक है, NH2 प्रकार का। तो S क्या होता है, S जो है एक ही भाग होता है इसमें, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो एक हो सकते हैं या तो 2 हो सकते हैं। तो 2 है, यानी कि ये फुल फील्ड है। फुल फील्ड है तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए इसमें क्या होगा, S में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए कह रहा है कि इनका जो मान होता है समूह 2 का, उनका मान इनकी अपेक्षा समूह 13 की अपेक्षा अधिक होता है। लिखा है कि इसलिए P इलेक्ट्रॉनों को निकालने में आवश्यक ऊर्जा का मान 1s इलेक्ट्रॉनों को निकालने में आवश्यक ऊर्जा से अपेक्षाकृत कम होता है। यानी कि इसमें जो है ऊर्जा कम खर्च होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा अधिक खर्च होती है। चौथा है विद्युत ऋणात्मकता। तो आवर्त सारणी के समूह 1 तथा 2 की तुलना में समूह 13 के तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि समूह में नीचे बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है, और क्योंकि समूह 1 या 2 की तुलना में समूह 13 के तत्वों का अधिक विद्युत ऋणात्मकता उनके छोटे आकार के कारण होती है। यानी कि समूह 13 के तत्व जो होते हैं समूह 1 और 2 की तुलना में इनका आकार काफ़ी छोटा होता है। तो काफ़ी छोटा आकार होता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता जो है इनका अधिक हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत धनात्मकता, यानी कि धात्विक गुण। तो समूह 1 और 2 की जब तुलना की जा रही है तो समूह 13 के तत्व जो हैं इनसे जो है अपेक्षाकृत कम विद्युत धनात्मक होते हैं। यानी कि समूह 13 के तत्वों में धनात्मक गुण यानी कि धात्विक गुण समूह 1 और 2 की तुलना में काफ़ी कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन तत्वों के, इन समूह के जितने भी तत्व होते हैं उनकी आणविक त्रिज्याएं कम होती हैं। आणविक त्रिज्याएं कम होती हैं और आयनन विभव अधिक होता है। ठीक है, तो फिर देखिए कि समूह में नीचे बढ़ने पर बोरान एल्युमिनियम तक धात्विक गुण बढ़ता जाता है। बोरान से एल्युमिनियम तक क्या होता है, इनका धातु का गुण जो है वो बढ़ता है, और इसके पश्चात ये गुण एल्युमिनियम से थैलियम की ओर घटता जाता है। बोरान को अर्ध धातु माना गया है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बोरान जो है अधातुओं के अधिक गुण प्रदर्शित करता है। मतलब इसे भी धातु माना गया है, यानी कि धातु के थोड़े कैरेक्टर हैं इसमें, लेकिन जब हम पूरे कैरेक्टर को अगर देखते हैं, चेक करते हैं, धातु और अधातु के दोनों कैरेक्टर को अगर हम चेक करते हैं बोरान से, तो हम पाते हैं कि बोरान जो है अधातुओं से अधिक समानता प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, जबकि इस समूह के अन्य जो तत्व हैं वो सब क्या करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये क्या करते हैं, ये सभी तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो देखिए समूह 1 और 2 के, समूह 13 के तत्व अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं। इससे पहला है वायु तथा जल से क्रिया। तो सामान्य ताप पर जो शुद्ध बोरान होता है वो लगभग होता है अक्रियाशील, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर बोरान लगभग अक्रियाशील होता है, मतलब कोई भी क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। और जब तापमान उच्च कर दिया जाता है तो केवल ये वायु के साथ क्रिया करता है और जल के साथ इनकी कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। देखिए 4 मॉलिक्यूल्स हैं बोरान के, ठीक है, और ये ऑक्सीजन से अब क्या कर रहा है, यहाँ होगा 973 केल्विन। 973 केल्विन पर जब ये अभिक्रिया कर रहा है, ठीक, तो बोरान ऑक्साइड का निर्माण होता है।
इसी प्रकार से नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है 973 केल्विन पे, तो बोरान नाइट्राइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, सामान्य ताप पर वायु से क्रिया करके अपनी सतह पर ऑक्साइड के एक रक्षात्मक आवरण का निर्माण कर देती है। ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम पर क्या होता है, ऑक्साइड का एक आवरण बन जाता है। ऑक्साइड की सतह एल्युमिनियम को पुनः वायु की क्रिया से बचा देती है। जब इस पर एक परत बन जाती है ऑक्साइड की, तो क्या करती है, ये वायु से जो है इसको पुनः अभिक्रिया करने से बचा देती है। ठीक है, और यह उबलते हुए जल को विघटित कर देता है। टू मॉलिक्यूल्स हैं एल्युमिनियम के। ठीक है, और ये वाटर से जब अभिक्रिया हो रही है इसकी 373 केल्विन पे, क्या ना एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी प्रकार से कुछ अन्य धातुएं हैं इसमें, जैसे गैलियम और इंडियम। तो इनका जो है वायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वायु पे ये कोई भी क्रिया नहीं करते, है ना। गैलियम तथा इंडियम वायु की कोई क्रिया नहीं होती इन पर। और लेकिन देखिए, वायु की क्रिया के द्वारा थैलियम की सतह पर ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वायु की क्रिया के द्वारा थैलियम पर एक ऑक्साइड की निर्माण हो जाता है, ऑक्साइड की परत बन जाती है। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हाइड्राइड। तो इस समूह के जितने भी तत्व हैं, यानी बोरान फैमिली के तत्व जो हैं, वो हाइड्रोजन के साथ सीधे संयोग नहीं करते। देखिए, पहला है बोरान के हाइड्राइड की अगर हम बात करें, तो बोरान के द्वारा हाइड्राइडों जो हाइड्राइड बनते हैं उनको मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, और इनका सामान्य सूत्र होता है BnHn+4। BnHn+4, एन की जगह कुछ मान हम रख देंगे, है ना, यहाँ पे कुछ मान रख देंगे। तो इसका एग्जांपल दे रहा है जैसे कि B2H6, ठीक है, B3H7। तो यहाँ देखिए, इस हम फॉर्मूले में BnHn+4 अगर हम n का मान n बराबर 2 रखें तो B का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, H2+4, यानी कि हमें फार्मूला मिल गया B2H6, ये मिला। ठीक है, इस तरीके से n की जगह 3 रख देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो n वही कह रहा है कि इसका सामान्य सूत्र इस तरह से होता है, यानी कि BnHn होता है इसमें +4। ठीक, और इस तरह से एक दूसरा प्राप्त होता है हाइड्राइड, जिसका सूत्र होता है BnHn+6। BnHn+6 होता है। ठीक है, Hn+6, n में यहाँ पे होगा, ये थोड़ा बड़ा बन गया, ये छोटा सा होगा ये। ठीक है, n की जगह हम क्या रख दें, 2 रख दें, तो B2 हो जाएगा और H2+6 हो जाएगा, तो 6 और 2 8, B2H8 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 रख दें या फिर 3 रख दें, चलिए यहाँ पे ऐसे 4 दिया हुआ है तो मैं 4 रख देती हूँ दिखाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा, तो H10 ये हो गया। 3 आप रख सकते हैं तो B3 हो जाएगा और 6 3 9 हो सकता है यहाँ पे। ठीक, तो इसी प्रकार से ये फार्मूला इनका बनता है। तो यानी कि 2 तरह के इनके सूत्र प्राप्त होते हैं, एक ये और एक ये। जब देखते हैं डाई बोरन की बात करते हैं, डाई बोरन यानी कि B2H6, ये जो है सर्वाधिक सामान्य बोरन होता है, सामान्य प्रकार का बोरन होता है B2H6। इस प्रकार से अन्य तत्वों के हाइड्राइड हम देखते हैं, तो अन्य तत्व केवल कुछ स्थायी हाइड्राइडों का ही निर्माण करते हैं, यानी कि बोरान को छोड़कर जो अन्य तत्व होते हैं वो कुछ स्थायी हाइड्राइड्स का निर्माण करते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम के हाइड्राइड देखिए, गैलियम के हैं और इंडियम के हाइड्राइड हैं। ठीक है, बहुलक एल्युमिनियम हाइड्राइड होते हैं, ये रंगहीन ठोस होते हैं, रंगहीन होते हैं और ठोस होते हैं। और इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम का एक सेतु पाया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोजन, एल्युमिनियम के बाद हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद एल्युमिनियम, इस तरह से ये अटैच होते हैं, है ना। समूह में जब नीचे चढ़ा जाता है, ठीक है, जब इनकी बोरान फैमिली में जब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुलक हाइड्राइडों का स्थायित्व घटता जाता है। समूह में नीचे की ओर जाने पर बहुलक हाइड्राइडों का स्थायित्व घटता जाता है। चलिए नेक्स्ट है ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड।
तो समूह 13 के जो सभी तत्व होते हैं वो M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, और MOH3 प्रकार के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए, बोरान तथा एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ये देखिए, बोरान है 4 मॉलिक्यूल्स हैं, एल्युमिनियम के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन के साथ जब इन्हें गर्म किया गया तो क्या हो रहा है, बोरान के ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से एल्युमिनियम के घुलनशील लवण को जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है, एक्वस फॉर्म में है, जलीय विलयन है इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी सोडियम नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है ना। तो क्या प्राप्त हो रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। चलिए अब नेक्स्ट है, देखिए बोरान का अब सामान्य व्यवहार। जो समूह 13 का जो तत्व है, यानी बोरान फैमिली का जो बोरान तत्व है, सबसे ऊपर है ना, फैमिली में सबसे ऊपर सबसे पहला तत्व है। लेकिन ये जो है बोरान अपने समूह के सभी तत्वों से कुछ अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है ना। सभी तत्वों का गुण कुछ अलग है तो इनका गुण जो है कुछ अलग ही प्रकार का है। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर इसका इतना अलग गुण क्यों है? हालांकि एक ही फैमिली का है तो एक फैमिली का तो उसका गुण तो समान होना चाहिए सभी सदस्यों से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्यों, इनका कुछ कारण है। देखिए लिखा है कि बोरान के असामान्य गुणों के कारण क्या है। पहले तो अपेक्षाकृत इसका छोटा आकार है, ठीक है। बोरान का आकार क्या है, अन्य तत्वों की अपेक्षा काफ़ी छोटा है। और इसकी उच्च आयनन विभव है, आयनन विभव काफ़ी अधिक है, विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी अधिक है, और इनके बाह्य कोश में डी कक्षक भी नहीं पाए जाते, ठीक है, डी कक्षकों की अनुपस्थिति है। इसके अलावा कुछ अन्य जो है कारक हैं। देखिए बोरान अधातु है, बोरान क्या है, अधातु से ज़्यादा वो अपनी नज़दीकियाँ प्रदर्शित करता है ना। अभी हमने जब देख रहे थे अब हम लोग तो हमने पढ़ा था कि बोरान जो है अर्ध धातु है, लेकिन जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि बोरान जो है अधातु के साथ जो है अधिक नज़दीकियाँ प्रदर्शित करता है ना। तो लिख रहा है जबकि अन्य तत्व धातु होते हैं, बोरान अधातु होता है जबकि अन्य तत्व धातु हैं। ओके, फिर है बात गलनांक की, तो बोरान का गलनांक अधिक होता है। बोरान का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, जबकि एल्युमिनियम और अन्य तत्वों के गलनांक काफ़ी कम होते हैं। थर्ड देखिए, बोरान विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, जबकि अन्य तत्व क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। अन्य तत्व सुचालक, ठीक। फिर है देखिए फोर्थ पॉइंट है कि बोरान जो है अपर रूपता प्रदर्शित करता है, मतलब कई रूप प्रदर्शित करता है ना। जैसे कि अभी हम देखेंगे कार्बन के बारे में, तो आप लोग जानते हैं 10th क्लास में पढ़े ही हैं आप लोग कि कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, 3 अपर रूप होते हैं मुख्य रूप से। तो इसी तरह से बोरान के भी अपर रूप होते हैं, है ना। तो ये देखिए 2 रूपों में पाया जाता है, बोरान जो है 2 रूपों में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, यानी कि 2 अपर रूप प्रदर्शित कर रहा है बोरान, जबकि अन्य तत्वों के ऐसे कैरेक्टर नहीं होते हैं। अन्य तत्व जो है अपर रूप प्रदर्शित नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है, यह केवल सहसंयोजी यौगिक बनाता है। यह यानी कि बोरान की बात की जा रही है, बोरान क्या करता है, केवल सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है, जबकि एल्युमिनियम सहसंयोजी और आयनिक दोनों प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है, ठीक है। और इसी प्रकार से इस समूह के जो अन्य तत्व हैं वो मुख्य रूप से आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर जो है शो हो रहा है हम लोग को यहाँ पे। बोरान केवल सहसंयोजी यौगिक बना रहा है, एल्युमिनियम सहसंयोजी आयनिक दोनों बनाता है, जबकि बोरान और एल्युमिनियम को छोड़ दें तो हम जो अन्य तत्वों को अगर हम देखेंगे तो वो केवल आयनिक यौगिक बनाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर यहाँ पे हैं इन तत्वों में। फिर देखिए बोरान के ट्राई हैलाइड जो है वो एकलक अणु के रूप में होते हैं, जबकि
इस समूह के अन्य तत्व के ट्राई हैलाइड जो होते हैं द्विलक अणु के रूप में होते हैं और साथ ही इनमें हैलोजन सेतु जैसी संरचना भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, बोरान के जो ऑक्साइड होते हैं और इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं वे दुर्बल अम्लीय होते हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल अम्लीय प्रकृति होती है। जबकि एल्युमिनियम और समूह के जो अन्य तत्व होते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम और समूह के अन्य तत्व जो होते हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी होंगे या फिर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी जानते हैं, यानी कि जो दोनों कैरेक्टर शो करें, अम्लीय और क्षारीय दोनों। ठीक है, तो बोरान के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड केवल दुर्बल अम्लीय प्रकृति शो करते हैं। अन्य तत्व की बात करें अगर हम, एल्युमिनियम और समूह के अन्य तत्व या अन्य सदस्य जो भी आपके हैं, ठीक है, तो इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं वो होंगे उभयधर्मी टाइप के या फिर क्षारीय टाइप के। ठीक, चलिए लास्ट है कि बोरान के ऑक्साइड B2O3 जल में विलेय होता है। ठीक है, बोरान के ऑक्साइड B2O3 क्या होता है? जल में विलेय शो करता है। जबकि अन्य तत्व के ऑक्साइड, यानी कि बोरान को जो छोड़ दें, अन्य तत्वों को अगर हम देखेंगे तो उनके ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, एक मिनट, विलेय और घुलनशील में क्या अंतर है? कुछ नहीं, यहाँ होंगे अघुलनशील। ठीक, बोरान के ऑक्साइड जल में विलेय होते हैं यानी घुलनशील होते हैं, और अन्य तत्व क्या होंगे? अन्य तत्वों के ऑक्साइड जल में अघुलनशील यानी कि अविलेय, घुलते नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बोरान जो है अपने समूह के तत्वों के साथ काफ़ी जो है विभिन्नता प्रदर्शित करता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम बोरान के कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा